कल हम लोग पंचायती राज देख रहे थे। आपको पता है स्थानीय प्रशासन में हम लोग दो चीज़ देखते हैं, पंचायत और नगर पालिका। पंचायत यानी गांव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और पंचायती राज में 3 स्तरीय पंचायती राज है, ग्राम है, प्रखंड है और जिला परिषद है, ठीक है। और हमने क्या देखा था, 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। संवैधानिक दर्जा कहने का मतलब संविधान के किसी अनुच्छेद में उसका जिक्र किया गया है। और वो अनुच्छेद कहाँ था, 243 के ए से लेकर ओ तक है, ठीक है। कुल कितने विषय दिए गए थे, 29 विषय। अच्छा, पंचायती राज किसका विषय है, केंद्र का या राज्य का? राज्य का। यानी राज्य सरकार का ये कर्तव्य है जो पंचायत का गठन हो, चुनाव कराए, ग्राम सभा की बैठक कराए और उसको फंड उपलब्ध कराए। इसी अनुसार इसीलिए 2006 में बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम लाया और बिहार में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किया गया, गांव स्तर पे, प्रखंड स्तर पे और जिला स्तर पे। आप जानते हैं, ऊपर चलते जिला स्तर पे जिला परिषद होता है जिसके अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं। और समानता आप देखते हैं क्या, जिला परिषद सदस्य 50,000 सदस्यों से चुना जाता है जनसंख्या पे, जिसका काम है जिला के विकास का काम करना। उसके बाद प्रखंड स्तर पे हम लोग क्या देखते थे, पंचायत समिति, जिसका हेड कौन होता है, प्रमुख। वो भी क्या होते हैं, हर गांव से यानी हर पंचायत से एक समिति चुने जाते हैं, 5,000 सदस्यों पे से लोगों पे से एक पंचायत समिति चुने जाते हैं। कभी कभी एक ही पंचायत में 2 सदस्य भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने देखा गांव के स्तर पे मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, सबका कर्तव्य देखिए क्या है। ग्राम सभा का भी बैठक देखते हैं, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, सभी वयस्क। वयस्क करने का मतलब 18 वर्ष से ऊपर जिसकी आयु है। उसके बाद ग्राम सभा की बैठक 3 महीने में एक बार अर्थात साल में कम से कम 4 बार होनी चाहिए। और उस बैठक में कितने कोरम होने चाहिए, 1/20। वार्ड स्तर पे भी होना चाहिए, तो वार्ड स्तर कोरम क्या है, 1/10 या कम से कम 50। वार्ड स्तर पे जो बैठक होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, वार्ड सदस्य। और केंद्र स्तर पे जो ग्राम सभा स्तर पे जो होता है, मुखिया। मुखिया की सहायता के लिए उप मुखिया होते हैं जो कहाँ से चुने जाते हैं, वार्ड सदस्यों में से चुने जाते हैं। सरपंच क्या है, न्यायिक अधिकारी है, यानी गांव में पंचायती करना, न्याय करना किसकी जिम्मेदारी है, सरपंच की। यहाँ तक देखे थे ना। अब देखिए इसको हटाया कैसे जाता है। एक तो चलिए जब आप चुनाव जीतते हैं तो 5 वर्ष का कार्यकाल हो जाता है, तो क्या इसके खिलाफ, यानी किसके खिलाफ, मुखिया, सरपंच, प्रखंड प्रमुख, प्रमुख या और उप प्रमुख जो भी आप कह सकते हैं, उप प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। आप इसको चेयरमैन कहते हैं, नाम सुनते हैं चेयरमैन, इसी को कहा जाता है जिला डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, है कि नहीं। तो इन सब के खिलाफ भी आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव कहने का मतलब है अगर आप इनके काम से खुश नहीं है, आप कहने का मतलब कौन, जो सदस्य होते, जनता नहीं, जो सदस्य होते। जैसे मुखिया के खिलाफ कौन ला सकते हैं, वार्ड सदस्य और ला सकते हैं। सरपंच के खिलाफ भी लाया जा सकता है, ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ भी लाया जा सकता है और इसके खिलाफ भी लाया जा सकता है कि नहीं। लेकिन इसके लिए क्या है, इसे मुखिया के खिलाफ ग्राम सभा, मुखिया के खिलाफ कौन, ग्राम सभा। और लाने के लिए कम से कम क्या है, आपको 1/5 सदस्य जो है की सहमति होनी अनिवार्य है। जैसे मान चलिए गांव के मुखिया ने कुछ गलत किया, आप उसको हटाना चाहते हैं, तो हटाने के लिए आपको क्या लाना पड़ेगा, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। ऐसे समझिए, गांव का मुखिया हो या उप मुखिया हो या सरपंच हो, इसने गलत काम किया है या आप काम से खुश नहीं है, तो ग्राम सभा तो जानते हैं 18 वर्ष से ऊपर जो भी है, उसके कम से कम 1/5 सदस्य एक अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे
ठीक है, किसके पास? डीपीआरओ के पास। डीपीआरओ का नहीं मतलब इन सब के खिलाफ कहाँ आता है? डीपीआरओ, यानी इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज अफसर, यानी जिला पंचायती राज अधिकारी के पास। चाहे वो मुखिया खिलाफ हो, सरपंच खिलाफ हो, जिला प्रमुख हो, प्रमुख जो है सबके लिए कहाँ पे लाया जाता है? जिला पंचायती राज अधिकारी के पास अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 1/5 सदस्य होने चाहिए। अब यहाँ लाया जाएगा, तब डीपीआरओ का काम क्या है? 7 से 15 दिन के अंदर एक बैठक बुलाएंगे, उस बैठक में मतदान होगा, और अगर साधारण बहुमत, अगर आधा से ज़्यादा लोग अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान कर दिया तो ये से मुखिया हो, सरपंच या जो भी हो, उसको अपने पद को त्यागना पड़ेगा। ठीक है, उसे अपने पद को त्यागना पड़ेगा। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया तो पद का त्याग नहीं कर सकता है। यानी मुखिया, सरपंच, ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद को हटाने की भी तरीका है। कम से कम 1/5 सदस्य के साथ अविश्वास प्रस्ताव लाइए, किसके पास? जिला पंचायती राज अधिकारी के पास। उसके बाद 7 से 15 दिन के अंदर एक बैठक होती है, वहाँ मतदान होता है कि पक्ष में देंगे कि विपक्ष में देंगे। अगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में है, ज़्यादा हो गया, तो मुखिया को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन याद रखिएगा, उसके कार्यकाल में केवल एक बार ही ऐसा काम कर सकते हैं आप। अगर एक बार मान चलिए आपने किसी मुखिया खिलाफ या किसी खिलाफ आपने अविश्वास प्रस्ताव लाया, वो पारित नहीं हो पाया, तो आप फिर दोबारा उस कार्यकाल में नहीं ला सकते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है? कार्यकाल में केवल एक बार। लेकिन हाँ, पहले 2 वर्ष में आप नहीं ला सकते। जैसे मान लीजिए 2025 में चुनाव हुआ, 2027 तक आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। उसके बाद लाएंगे तो केवल एक बार। शुरू के 2 साल क्यों नहीं? क्योंकि 2 साल तो उसको काम देखने में समय लग जाता है ना। अब मान लीजिए आप चुनाव जीते, अविश्वास प्रस्ताव ला दिए, तो वो कहेगा भाई हम क्यों, अभी तुमको समय ही नहीं मिला है करने का। कोई काम करने के लिए समय देना चाहिए। तो याद रखिएगा, इन सब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, लेकिन शुरू के 2 साल में आप नहीं ला सकते, और एक ही बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, कम से कम 1/5 सदस्यों के द्वारा। किसके पास? जिला पंचायती राज पदाधिकारी के पास, और ये साधारण बहुमत से पास हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक चीज बताइए, आप हमें आपसे पूछना चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पे। देखिए, 1 जनवरी 2025 को कोई मुखिया बना, क्या बना? मुखिया बना। ठीक है, तो ये कब तक रहेगा? नियमतः 31 दिसंबर 29 तक। ठीक है, किसी कारणवश चलिए ऐसा हो गया जो 10 जनवरी 2028, या तो इनकी मृत्यु हो गई या इनको पद से हटा दिया गया या इस्तीफा दे दिए। ठीक है, तब इसके बाद जो मुखिया बनेगा तो इस समय के लिए बनेगा कि इसके बाद से अगले 5 साल के लिए बनेगा, यानी शेष समय तक बनेगा। मुखिया में भी यही है, विधायक में भी यही है, और लोकसभा में भी यही है। आप ये नहीं कर सकते हम 5 साल पूरा करेंगे। क्यों? अब स्पेशली इनके लिए अलग से चुनाव थोड़ा करवाएगा। अब जैसे मान लिया मुखिया है, अब उसको 2 साल बचा हुआ है नौकरी का, पद का, अब 2 साल के लिए चुना जाएगा। अब क्या कहना है, हमको भी 5 साल चाहिए, तो ऐसा संभव है क्या? उसके लिए अलग से चुनाव करें, कितना खर्चा होगा? विधानसभा हो या लोकसभा कहीं भी हो, जो बचा हुआ समय रहता है उसी के लिए होता है, उसको हम लोग कहते हैं उपचुनाव कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग चुनाव पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्लियर करेंगे। तो ये चीज़ आप याद लिख लीजिए। देखिए, स्थानीय प्रशासन में पंचायत भी है और नगर पालिका भी है। तो नगर पालिका को भी संवैधानिक दर्जा मिला किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुसंधान के द्वारा 74वां संविधान
संशोधन 1993 के द्वारा। जिसका 73वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? पंचायत से। तो 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से। अब देखिए क्यों, आपने देखा था 243 ए से लेके ओ तक किसका जिक्र था? पंचायत का। तो यहाँ ओ के बाद क्या आता है? पी से लेकर जेड तक किसकी चर्चा है? नगर पालिका। और इसमें कितने विषय दिए गए हैं? 18 विषय। और पंचायत में 29 विषय। यानी 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है। अब पंचायत क्या था? भाग 9 में था कि नहीं? और इसका जो भाग है 9 का ए। ठीक है। यार कि नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसके लिए भाग 9 में ए की व्यवस्था की गई और अनुच्छेद 243 में पी से लेकर जेड तक। ऐसे कितने विषय दिए गए? 18 विषय। और ये भी काम किसका है? राज्य सूची का काम है। यानी राज्य सरकार नगर पालिका का गठन करेगी, मतलब नगर कैसे बनेगा नहीं बनेगा, नगर पालिका में चुनाव कैसे होंगे, तो ये भी किसका विषय है? राज्य सूची का। ठीक है। और इसी आधार पे बिहार सरकार ने बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 लाया। ठीक है। तो कुछ अंतर नहीं, वहाँ था 73वां, यहाँ हो गया 74वां। वहाँ भाग 9 था, यहाँ भाग 9 ए। वहाँ अनुच्छेद 243 से में ए से लेकर ओ तक, यहाँ पी से लेकर जेड तक। वहाँ 19 विषय था, यहाँ 18 विषय है, दोनों राज्य सूची का विषय है। तो उसमें बिहार सरकार ने 2006 में कानून बनाया और इसमें 2007 में। तो अब इसके अनुसार जो नगर पालिका होता है, नगर पालिका को 3 भागों में बांटा है। देखिए ये हर राज्य का अपना अलग अलग है। बिहार का अलग है, राज्य का यूपी और उत्तर प्रदेश सबका अलग है। तो नगर पालिका भी 3 स्तर का होता है। एक होता है नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है। वहाँ भी 3 स्तर होता है, ग्राम, प्रखंड और जिला परिषद। यहाँ क्या है? नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। ये तीनों मिलकर क्या बनता है? नगर पालिका। ठीक है। अच्छा, ये ग्राम और नगर में अंतर क्या है? गांव किसको कहेंगे, नगर किसको कहेंगे? हाँ, हर जगह अलग अलग परिभाषा है कि मतलब शहरी क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, नगर निकाय, नगर परिषद के लिए कितना प्रतिशत लोग लगेगा, कितना। हाँ, देखिए बाकी नेशनल लेवल पे देखिएगा तो कहा जाता है अगर जनसंख्या घनत्व यानी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अगर प्रति वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति रह रहा है, ये इतना होना चाहिए। गांव में क्या होता है, 1 किलोमीटर में 5, 10, 20, 50 हो गया, ज़्यादा लोग होगा, तो कम से कम प्रति वर्ग किलोमीटर कितना लोग होना चाहिए? 400 लोग होना चाहिए, ताकि घनत्व ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए बाकी क्या है, भारत स्तर पर क्या है, कम से कम 75% लोग जो है गैर कृषि कार्य में लगे हो, जैसे व्यापार में, नौकरी में, जॉब में। गांव में क्या होता है, आधा से ज़्यादा लोग खेती से जुड़ा हुआ है ना, आधा से लगभग 90% लोग खेती से जुड़ा हुआ है। तो भारत स्तर पे क्या है, 75% आबादी गैर कृषि कार्य में हो, यानी कृषि के अलावा किसी व्यवसाय में जुड़े हो। लेकिन बिहार में इसका परिभाषा बदला हुआ है। यहाँ क्या है, 50% आबादी गैर कृषि कार्य में लगा हो, यानी कृषि के अलावा चाहे दुकान खोला है, व्यवसाय कर रहा है, नौकरी कर रहा है, सब है। तो 50% से ज़्यादा लोग होना चाहिए। और केंद्र स्तर पे क्या है, 75%। जब हम लोग स्थानीय निगम, यहाँ भी देखिए ये जो यहाँ पढ़ रहे हैं, इसकी व्यवस्था हम लोग
जो है स्थानीय प्रशासन पॉलिटी में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ हम लोग बताएंगे 75%। लेकिन यहाँ हम लोग का विषय क्या है, बिहार स्पेशल, यानी बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार नगर पालिका को क्या बनाया गया है, जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और कम से कम 50% लोग जो है कृषि के अलावा दूसरे कार्य में लगा हो। अब ये 3 स्टेप देखिए, ये दोनों तो यह फुलफिल करेगा। अंतर क्या है, नगर पंचायत किसको कहेंगे, जिसकी आबादी 12,000 से लेकर के 40,000 तक हो जनसंख्या। यानी अब परिभाषा देखो पंचायत क्या होगा, नगर पंचायत जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए, 400 व्यक्ति प्रतिमा, फिर 50% ज़्यादा लोग क्या होना चाहिए, हाँ। इसके अलावा वहाँ की आबादी 12,000 से 40,000 तक है, तो उसको क्या कहेंगे, नगर पंचायत। जैसे मान के चलिए अभी है, जैसे सौर बाजार को बनाया गया, नवट्टा को बनाया गया, इसको नगर पंचायत बनाया गया, बनगांव को बनाया गया, ये सब क्या है, नगर पंचायत। इसकी आबादी 12,000 से ज़्यादा है, उसको फुलफिल भी करता है कि नहीं। इसके बाद नगर परिषद में ये 2 नियम तो लागू होगा ही, इसके अलावा जनसंख्या कितना होना चाहिए, 40,000 से लेकर के 2 लाख तक, यानी 40,000 से 2 लाख तक जिसकी जनसंख्या है वो क्या है, नगर परिषद। जैसे सुपौल हो गया, सिमरी बख्तियारपुर हो गया, मधेपुरा हो गया, खगड़िया हो गया, ये सब क्या है, नगर परिषद। शहर सहरसा नहीं, सहरसा नगर निगम। और नगर निगम क्या है, आबादी 2 लाख से ज़्यादा जनसंख्या। ये देखिए किसके परिभाषा, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007। कहीं पे 1 लाख पे आबादी, कहीं पे नगर पंचायत 1 लाख से शुरू हो जाता है कि नहीं। तो याद रखिएगा, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत नगर पालिका में जो है क्या है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम है। आबादी डिपेंड क्या करता है, 12,000 से 40,000 तक आबादी होगा, और ये दोनों फॉलो करेगा तो नगर पंचायत। और नगर परिषद क्या है, 40,000 से लेकर 2 लाख तक, और 2 लाख से ज़्यादा संख्या हो तो नगर निगम तक। और अभी जो है बिहार में कितने नगर निगम है, 19। नगर परिषद कितने हैं, 89, और नगर पंचायत कितने हैं, 154। बिहार में 19 नगर निगम है, 89 नगर परिषद है और 154 नगर पंचायत। अच्छे बता सकते हैं 19वां नगर निगम कौन बना था, सहरसा, ठीक है। सबसे लास्ट में बना है कौन, सहरसा। तो पहले यहाँ तक देख लीजिए। जिस तरह गांव को वार्ड में बांटा जाता है, तो नगर पालिका को भी वार्ड में बांटा जाता है। नगर पालिका का अंदर तीनों समझ दीजिए। तो अब देखिए, अभी हमने क्या किया, जैसे नगर है, नगर पालिका में आप 3 भाग बांटे, कौन कौन सा, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत, ठीक है। यहाँ तक आप देखे थे। और आप ये भी देख रहे हैं, जिस तरह गांव में वार्डों में बांटा गया, उसी तरह क्या करते हैं, नगर को भी वार्डों में बांट देते हैं, ठीक है। और आप देखे होंगे नगर का जो वार्ड होता है, तो हर वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है, इसे क्या कहते हैं, वार्ड पार्षद, है कि नहीं। तो सबका नाम अलग है। गांव में क्या होता है, वार्ड सदस्य, और नगर में क्या होता है, वार्ड पार्षद। लेकिन नाम से जैसे 2 व्यक्ति कहते हुए वार्ड सदस्य है, इसमें ये गांव से का वार्ड सदस्य है, वो वार्ड पार्षद हो गया तो शहर का हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, नगर निगम पर जो हेड होता है, प्रमुख और उप प्रमुख। तो नगर निगम पे जो होता है, सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, महापौर, जिसे हम लोग कहते हैं मेयर। और उसके बाद दूसरा होगा कौन, उप महापौर, यानी डेप्यूटी मेयर। यानी नगर निगम का हेड कौन होगा, महापौर, और एक उप महापौर।
नगर परिषद का कौन होता है? मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद। यहाँ पे क्या होगा? मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद। क्या चीज? दो अलग अलग व्यक्ति है। हाँ, ये हेड होता है, ये होता है उस तो नगर परिषद में मुख्य पार्षद है, नगर हाँ, वहाँ इसके हेड को नगर कहा जाता है, मुख्य पार्षद ही कहा जाता है। लेकिन नगर निगम किसको कहा जाता है? इसका अधिकारी भी होता है। अधिकारी देखेगा तो नगर निगम पे म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है, और नगर परिषद और नगर पंचायत स्तर पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कार्यपालिक पदाधिकारी होता है नहीं? मेरा मंत्र अभी इसी पद पे जो हम लोग साथ में कोचिंग खोले थे पटना में, तो हम लोग साथ लगे, अभी वो जो यहाँ पे गया में नगर पंचायत कार्यपालिक पदाधिकारी है। ठीक है, तो यहाँ क्या दी गई? ये तो सरकारी हो गया, और प्राइवेट का मतलब चल, ये तो ये नेता टाइप के लोग होंगे। और जो अधिकारी में क्या होते हैं? नगर निगम पे स्तर पे नगर आयुक्त जिसको कहते हैं, जनरली वो IAS बनता है या बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनता है। और इनके लिए बिहार में अलग से चुनाव नहीं। इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो इसकी सहायता के लिए, इसकी सहायता जैसे क्या था, गांव में पंचायत सचिव होता था, ब्लॉक में BDO होता था, जिला पे क्या होता था? DDC होता था। उसी तरह होता है नगर में म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है, सहरसा का नगर आयुक्त भी होगा जो इनको सलाह देते होंगे। फिर जहाँ छोटा जैसे नगर परिषद हो गया सिमरी, बख्तियारपुर, खगड़िया, सुपौल, तो वहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, और यहाँ पे भी होते हैं। तो ये सब आपको क्या है? नगर का जो हेड, महापौर हो गया, उप महापौर हो गया। हाँ, हर वार्ड से पहले देखिए क्या होता था बिहार में, वार्ड सदस्य ही ये सब चुने जाते थे, है नहीं? पहले वार्ड सदस्य चुनते थे, उस वार्ड सदस्य या तो मेयर या डिप्टी मेयर चुना जाता था। लेकिन अब ये सिस्टम हटा दिया गया। इस बार पिछले बार साल जो चुनाव हुआ है, सीधे चुनाव हो गया चेयरमैन का। पहले क्या होता था? जैसे माने नगर पंचायत है, तो पहले हर वार्ड से वार्ड सदस्य चुना जाता था। अब उसमें से जैसे होता है ना विधायक चुना, उसमें से कोई मुख्यमंत्री चुना जाता है, ऐसा सिस्टम था। लेकिन अब क्या कर दिया? नहीं, उप प्रमुख अपने आप चुना जाएगा, प्रमुख अपने आप चुना जाएगा, उस पद के लिए लोग खड़ा, जैसे मुखिया के लिए खड़ा होता है, उसी टाइप का होगा। तो अब जो है महापौर और महापौर सीधे नियुक्त होते हैं, वार्ड सदस्य नियुक्त नहीं होते। ठीक है, इसका चुनाव होता है सीधा। और सेम यहाँ भी है, इनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। सेम कंडीशन वही है, पहले 2 साल में नहीं ला सकते हैं, एक ही बार ला सकते हैं। लेकिन वहाँ क्या था? 1/5 सदस्य था ना, यहाँ 1/3 सदस्य के द्वारा। वहाँ आदमी नहीं, वार्ड सदस्य, यहाँ वार्ड पार्षद में से चुना जाएगा। अब जैसे मान लीजिए सहरसा में 48 वार्ड पार्षद है नहीं? तो उसका 1/3 वार्ड पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाएगा मेयर या डिप्टी मेयर के खिलाफ। फिर बैठक होगी, साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। ये यहीं पे लाया जाता है, मतलब नगर पालिका भवन में ही लाया जाता है, किसी अधिकारी के पास नहीं लाया जाता है। ठीक है, और यहाँ भी आरक्षण महिलाओं को कितना है? 50% आरक्षण। ठीक है, तो यहाँ तक आपका बिहार का राज्य व्यवस्था भी हो जाता है। ठीक है, और सोमवार से हम लोग जो बिहार का भूगोल शुरू करेंगे।